अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये न्यूज़ टीआरसी के जो लॉज़ है उसके ऊपर जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। लेकिन कुछ बिज़ी होने की वज़ह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों आज 12 मई है, सबसे पहले तो आज ही सुबह में मैंने आज सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ, 2 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएँगे। ये जो नया लॉ आया है सिटीज़नशिप को लेके जो $2.5 लाख से $4 लाख हो गया है, उसके ऊपर आज ऑफ़िशियल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट और ऑफ़िशियल गेज़ेट आ गया है। ये 12 जून से ये इफ़ेक्ट में आएगा। तो एक चीज़ इससे बहुत अच्छी क्लियर हो गई कि टर्किश गवर्नमेंट कभी भी कोई भी चीज़ एक ही दिन में लाकर के अचानक से आपके ऊपर नहीं थोप देती। ये ज़रूर देखती है कि इन्वेस्टर्स कंडीशन से आ रहे हैं, उनको कितना वक़्त देना चाहिए। अगर आप देखें तो इनिशियल अनाउंसमेंट्स इन्होंने रमज़ान के अंदर तकरीबन 1 महीना पहले करना शुरू कर दिया। आज ऑफ़िशियल गेज़ेट आया और आज भी 1 महीने का टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने का टाइम इतना इनफ़ था कि अगर कोई रास्ते में है या कुछ किसी ने फंड्स अपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसको एग्ज़ीक्यूट कर सके। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्लान कर रहे थे, ठीक है? जो अपनी प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह बेच रहे थे, वो नहीं कर पाएँगे लेकिन फिर भी जिसने अगर बेच चुका था और जो मतलब जिसने 1-2 प्रॉपर्टीज़ खरीदी भी थी जिसका थोड़ा-सा कुछ बाकी रह गया था, वो लोगों के लिए इनफ़ टाइम था कि वो कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है कि एक अच्छा कट ऑफ दिया इन्होंने कि आदमी अपनी चीज़ें प्लान कर सके। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने ईद के बाद में आया है और अपना प्रोसेस खत्म करके 10-15 दिन में गए हैं और उनकी एप्लीकेशन डाल दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी न्यूज़ थी। बाकी आप मेरी वीडियो कि टर्किश सिटीज़नशिप क्या $4 लाख में वर्थ है, उसपे भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। आप वो भी देख सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से डिस्कस नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम लोग जो नया सिटीज़नशिप का लॉ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टर्की में पहले लॉ क्या था, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। टर्की में पहले ये लॉ ये टर्किश गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है? कि अगर आप टर्की में कोई भी रियल एस्टेट पजेस करते हैं या रियल एस्टेट ओन करते हैं, तो टर्की में आपको जो भी प्रॉपर्टी ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर की वाइफ को और उसके 18 साल के नीचे बच्चों को उसके बीच उसके ऊपर रहने की इजाज़त दी जाएगी। अब हुआ ये कि जभी भी टर्की कोई लॉ बनाता है, टर्की में ज़्यादातर आने वाले जो टूरिस्ट हैं, वो यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी से है, रशिया से है, अरब कंट्रीज़ से है और ज़्यादातर टर्की का टूरिस्ट भी यहीं से आता है। टर्की में ज़्यादातर रियल एस्टेट लेने वाले लोग भी यहाँ से आते हैं, ईरान से आते हैं सबसे ज़्यादा। टर्की अपना जब लॉ बनाता है तो ये कंट्रीज़ को कंसिडर करके ज़्यादातर बनाता है, जहाँ से जिनका उनके साथ लेन-देन ज़्यादा है, जिस कंट्रीज़ से टूरिस्ट ज़्यादा आता है। हुआ ये कि इस लॉ को भी कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। ये चेंज करने की भी नौबत शायद ये आती नहीं, लोग करते नहीं। इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इस लॉ को मिसयूज़ किया जा रहा है। टर्किश गवर्नमेंट ने शायद जब लॉ बनाया होगा तब सोचा भी नहीं होगा कि इसको इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, कि कुछ-कुछ लोग 10,000 $15,000 की प्रॉपर्टी लेकर के उसके ऊपर रह रहे हैं और इल्लीगली काम कर रहे हैं या ऐसी कुछ कंप्लेंट्स बैक टू बैक आने के बाद में उन्होंने इसको रेक्टिफ़ाई किया। अब हकीकत में आप देखा जाए तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर है जो आके यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है, अब इन्होंने लॉ क्या कर दिया, इन्होंने एक लिमिट सेट की, ठीक है? कि अगर आप टर्की में रियल एस्टेट पजेस करके उसके ऊपर रेसिडेंसी लेना चाहते हो, तो आपको बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में $75,000 की प्रॉपर्टी मिनिमम और छोटे शहरों में $50,000 की प्रॉपर्टी लेना होगा। इसमें 2 चैलेंजेज़ हैं खाली जो मुझे लगता है और एक अच्छी बात ये है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखो स्पेशली इस्तांबुल की, क्योंकि हम लोग इस्तांबुल में हैं और इस्तांबुल का ज़्यादा अपडेटेड हाल है। इस्तांबुल में 75,000 से सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिलना भी मुश्किल है या आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए मेरा ख़्याल है। अगर आप देखेंगे मैंने वीडियोज़ जो बनाया हो कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ तो मैंने $70,000 मिनिमम बजट ऐसे भी बताया था। इस्तांबुल के सबब में भी अच्छी जगह पे जहाँ पे आप अपना पैसा डालें तो उसका अच्छा रिटर्न आए, जिसके ऊपर आपको रेंटल अच्छा आए, ये प्रॉपर्टी $75,000 के नीचे की मिलेगी ही नहीं आपको। अब इसमें कैच क्या है या तकलीफ कहाँ हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। टर्की में भी अंडर वैल्यूएशन बहुत होती है प्रॉपर्टीज़ की। इसका मतलब क्या है अंडर वैल्यूएशन का कि आप कोई चीज़ 1 लाख लीरा की ले रहे हैं या 100,000 टर्किश लीरा की ले रहे हैं और ओनर को क्योंकि इनकम टैक्स आएगा इस रीज़न से जो सेलर होता है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसने लिया होगा 3 लाख लीरा में। तो अब अगर वो बताएगा कि उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 100,000 टेले में बेचा है या 1 मिलियन टेले में बेचा है, तो जो प्रॉफ़िट उसको दिखेगा, उसके ऊपर उसको टैक्स भरने आएगा। तो टर्की में ये बहुत होता है कि प्रॉपर्टी 1 मिलियन टेले की है,
सेलर बोलता है मैं 500,000 टर्किश लीरा में के ऊपर ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टैक्स आएगा। तो ये बहुत सारी केसेज़ में होता है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आ रहा है थोड़े दिन से। इससे पहले जो रेसिडेंसी के लिए लोग लेते थे, तो अब खाली फ़र्क ये आ जाएगा तो रेसिडेंसी के लिए लोग अंडर वैल्यू क्योंकि कानून ये था कि प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो लोग 3 लाख टहले, 4 लाख टहले, 5 लाख टहले भी लिखवा लेते थे। अब आपको एक चीज़ ध्यान ये देनी है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लें और ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिटीज़नशिप के लिए मिलती है। हम लोग सिटीज़नशिप के लिए तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ लेते हैं क्योंकि आपको सिटीज़नशिप तो मिलेगी नहीं जब तक आप 2.5 लाख या 4 लाख डॉलर दिखाओ नहीं। तो रेसिडेंसी के लिए भी मिल सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर आदमी जो बेचने वाला है, वो नहीं बेचेगा। लेकिन हर 10 प्रॉपर्टीज़ में से 1-2 प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जो आपको पूरा डिक्लेयर करके बेचने को तैयार होता है। कभी-कभी उसको एक छोटा-मोटा टैक्स देना होता है। कभी-कभी ये होता है कि उसकी जो लिमिट है, वो खत्म हो चुकी है। 5 साल के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपको गेन टैक्स नहीं लगता, तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ में आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, जिसके ऊपर आप सेलर को टैक्स नहीं आता, आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। तो अभी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी अगर रेसिडेंसी के लिए प्रॉपर्टी लेगा, ठीक है? वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर 75,000 एंड प्लस की अमाउंट डिक्लेयर करे। अब एक चीज़ ये कि क्या $75,000 ये टर्किश रेसिडेंसी के लिए वर्थ है? ये सवाल ज़रूर आएँगे। दोस्तों $75,000 में टर्की की मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगा, इस्तांबुल के बराबर की कोई भी सिटी में अच्छी आपको रेज़िडेंसी नहीं मिलेगी। मेरे ख़्याल से अगर आप $75,000 $80,000 या $1,00,000 भी है ये, ठीक है? 100% वर्थ है। अगर आप छोटी सिटीज़ देख लीजिए एशियन कंट्रीज़ की, जैसे कि मुंबई हो गई, कराची हो गई, ढाका हो गया, ये जो दूसरी छोटी-मोटी सिटीज़ है जो शायद इस्तांबुल जितनी डेवलप नहीं है, वहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टीज़ इस बजट से महँगी मिलती है। तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है या कोई डाउट नहीं है कि क्या वर्थ है क्योंकि जो इस्तांबुल है देखा है, वो काफ़ी बेटर जानता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वर्थ है या नहीं। दोस्तों, एक सवाल ये भी कि जो लोग पहले से रह रहे होंगे, जिनके पास लोअर अमाउंट की टापूज़ होंगी, उनका क्या होगा? इसके ऊपर हमने लॉयर से भी डिस्कस किया। मेरा ख़्याल है, जो लोग पहले से रह रहे हैं, जिनके पास किमलिग है, उनको ये लॉ पे इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। मेरा ऐसा ख़्याल है, जो अभी भी कोई ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि $75,000 के ऊपर की प्रॉपर्टी हो। अगर किसी के पास उससे कम की प्रॉपर्टी है, तो इससे पहले जब आप ये टूरिस्टिक रेसिडेंस कार्ड होता था, वही 2 टाइप का होता था। एक बी टाइप होता था, एक ई टाइप होता था। ई टाइप वो होता था जो आपको रेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी मिलता था या ई टाइप वो होता है कि अगर मान लीजिए मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, तो मुझे बी टाइप की मिलती थी, मेरी वाइफ के पास, मेरे बच्चों के पास ई टाइप की होती है। अगर जिसके पास हमारा ख़्याल ये है और ये वक़्त के साथ ज़्यादा बेहतर चलेगा, जिसके पास उससे थोड़ी छोटे रेंज की प्रॉपर्टीज़ होगी $75,000 की, उनको ये बी टाइप की शायद रेसिडेंस परमिट ना दें। बी टाइप की रेसिडेंस परमिट के बाद के ऊपर आप 5 साल के बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते। आपको शायद ये ई टाइप की रेसिडेंसी दे जो टूरिस्टिक होती है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे रह सकेंगे। तो ये वक़्त के साथ ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि $75,000 जो ये कानून है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब इस्तांबुल में $75,000 से कम की प्रॉपर्टीज़ ऐसे भी नहीं मिल रही है। खाली ये है आपको इतना इंश्योर करना है कि आप 75,000 $80,000 की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो अमाउंट आपके टापू पे लिखी रहे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।